हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था या शासन की जो व्यवस्था थी उसको, जिसके अंतर्गत हम शासन का जो स्वरूप था वो समझेंगे। प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी जिसमें हम लोग नाम सुनते हैं, ग्राम, बरहो, गढ़, मंडल, ठीक है, इस प्रकार विषय, राष्ट्र, इस टाइप के नाम जो सुनते हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक पद थे, मंत्रिमंडल में जो पद थे, राजस्व के लिए जो पद थे और पुलिस व्यवस्था में जो पद थे। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे जो कलचुरी कालीन स्थानीय स्वशासन था वो कैसा था, उसमें कौन कौन से पद हुआ करते थे, कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, इन सब को समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में समझेंगे जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार के टैक्सेशन या भू राजस्व या अन्य जो कर होते थे वो किस प्रकार से लगाए जाते थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो कलचुरी वंश है, ठीक है। इन कलचुरियों की जो रतनपुर शाखा है, दो शाखा से हम लोग कलचुरी को देखते हैं। एक है आपकी रतनपुर शाखा और दूसरी है रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा याद रखिएगा 1000 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी, लगभग 750 वर्षों का रहता है, ठीक है। 750 वर्षों तक कलचुरी का शासनकाल छत्तीसगढ़ में रहता है और ये क्षेत्रीय राजवंश या स्थानीय राजवंश के लिए बहुत बड़ा समय होता है, 750 वर्ष, ठीक है। इससे ये दर्शाता है 750 वर्षों का शासनकाल कि इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो बहुत अच्छा था। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, जैसे रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। रत्नदेव प्रथम के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि ये उदारवादी थे, स्थापत्य प्रेमी थे, धार्मिक थे, ठीक। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर बसाया, अपने नाम से रतनपुर नगर बसाया, महामाया मंदिर का निर्माण कराया। जाज्जल्यदेव प्रथम के बारे में सुनते हैं। जाज्जल्यदेव प्रथम कौन है, तो ये सर्वाधिक प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि अपने हाथ के प्रहार से ही हाथी को मार देते थे, इसलिए इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा हमने ऐसे शासक भी देखे जो आपके रघुनाथ सिंह हैं। इनके समय में याद होगा आपको भास्कर पंथ का आक्रमण होता है तो वो संधि करने के लिए नीचे भी नहीं उतरते डर के मारे। इनकी पत्नी जो है वो, इनकी जो पत्नियां रहती हैं वो सफेद ध्वज लेकर आत्मसमर्पण करती हैं। तो हम, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलचुरी शासकों ने जितनी अपनी ऊंचाइयां देखी हैं, रत्नदेव प्रथम जैसे शासक देखे, जाज्जल्यदेव प्रथम जैसे शासक देखे, उतनी ही इन्होंने क्या देखी है, अपने पतन को भी देखा है। रघुनाथ सिंह के केस में आप देखेंगे तो इनके शासक बहुत प्रतापी भी हुए और बहुत दुर्बल भी हुए, ठीक है। और दुर्बल शासक के कारण ही इनका जो इस वंश का पतन हुआ। इसी के अलावा हम जानते हैं दूसरे जो रायपुर शाखा है, ठीक है। दूसरा शाखा हम लोग जानते हैं रायपुर शाखा, जिसको लहुरी शाखा कहा जाता है। इसमें जगन्नाथ सिंह देव के पुत्र वीर सिंह देव और देव सिंह देव दो होते हैं। जो देव सिंह है वो खल्लारी क्षेत्र में मंडल अधिपति बनते हैं। तो यहाँ भी आपको बेसिकली 5 शासकों के नाम एकदम इंपॉर्टेंट हैं। 5 शासकों के नाम आपको याद रखने हैं। अब 5 शासक कौन कौन से हैं, तो केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंहण देव, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव राय, ठीक। और अंतिम शासक को एक आप याद रख सकते हैं, छठवां बोल सकते हैं, 5+1 अमर सिंह देव। इसमें याद रखिएगा, इसको कोड भी आपको अगर चाहिए तो मैं कोड बता दे रहा हूं। केला सिरागे तो क्या खा, तो बासी खा, ठीक है। अब इसको बासी को आप के से केशव देव, ल से लक्ष्मण देव, सी से सिंहण देव, रा से रामचंद्र देव, ब से ब्रह्मदेव राय, ठीक है। और बासी का बी ए होगा ना, बी से ब्रह्मदेव राय और ए से अमर सिंह और सी से शिवराज सिंह। इस टाइप का आप कोड बना सकते हैं, सिली सा कोड है। तो इसमें भी आपको जो पहले के शासक मिलेंगे, जैसे सिंहण देव नामक एक शासक है हमारे। कहा जाता है कि शिवनाथ नदी के नीचे जो 18 गढ़ थे, इन 18 गढ़ों को इन्होंने जीता था, ठीक। रामचंद्र देव हैं, अपने नाम, अपने पुत्र के नाम से रायपुर शहर बसाएंगे, ब्रह्मदेव राय। तो इस प्रकार के यहाँ भी क्या थे, प्रतापी शासक हुए। और अमर सिंह टाइप के आपके ऐसे शासक भी हुए जो क्या थे, कमजोर थे, जिसके कारण कलचुरी वंश का रायपुर की लहुरी शाखा का भी पतन हुआ। शासनकाल की अगर बात करें तो 1300 से लेकर 1757। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कलचुरी कालीन जो प्रशासन का स्वरूप है, प्रशासन की व्यवस्था है। तो इसमें प्रशासन का जो स्वरूप था वो 2 टाइप के हमको स्वरूप मिलते हैं। सबसे पहला स्वरूप है वो है राजतंत्रात्मक स्वरूप, ठीक है। मोनार्कल स्ट्रक्चर पाया जाता था। इसमें क्या होता था राजतंत्रात्मक में, तो इसका जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। ये राजा का जो पद है वो याद रखिएगा वंशानुगत होता था, अर्थात राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, राजतंत्रात्मक प्रशासन में क्या होता था, जो निर्णय है वो अंतिम होता था राजा का और वो सर्वमान्य भी होता था, सबको मानना पड़ता था। जो दूसरा स्वरूप मिलता है वो मिलता है हमको विकेंद्रीकृत, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड। विकेंद्रीकृत क्या होता है, थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं हमारे केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आती है, ठीक है। राज्य की बात करें तो राज्यपाल और विधानसभा आते हैं। और स्थानीय निकाय की बात करें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत आते हैं।
ये सब क्या है, विकेंद्रीकृत है। शक्तियों का यहाँ पे क्या किया गया है, विकेंद्रण किया गया है। शक्ति, मुख्य शक्ति किसके पास निहित है, राजा के पास निहित है। उसका हर एक डिसीजन सर्वमान्य होगा, अंतिम होगा। लेकिन राजा हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या करता है, अपनी जो शक्तियां हैं वो लोगों में बांटता है। अब जो वो शक्ति देगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोस्ट होगा, ठीक है। जैसे राजा, यहाँ पे आप याद रखिएगा कलचुरीकालीन प्रशासन में 3 टाइप के आपको वो मिलेंगे, 3 टाइप से, ठीक है। एक होगा जिसमें राजा स्वयं नियुक्ति करेगा, मतलब उसका अधिकार राजा के पास रहेगा। दूसरा रहेगा राजा और प्रजा दोनों मिलकर नियुक्ति करेंगे। और तीसरा रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रजा नियुक्ति करती है। 3 प्रकार के अधिकारी मिलेंगे इस शासन में। पहला, राजा जिसकी नियुक्ति करेगा वो क्या होगा, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, विषय का प्रमुख विषयपति और मंडल का प्रमुख मंडलाधिपति। दूसरा, राजा और प्रजा जब मिलकर किसी अधिकारी का चयन करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, गढ़ के प्रमुख गढ़ाधिपति और तालुका या बारहों के प्रमुख तालुकाधिपति। और प्रजा अकेले जिसका निर्वाचन करती है, जिनको चुनती है, वो है गांव के प्रमुख गौटिया, ठीक है, जिसको ग्रामीणी भी कहा जाता है। इस प्रकार से कलचुरीकालीन प्रशासन का स्वरूप था राजतंत्रात्मक था और साथ ही विकेंद्रीकृत। अब जानते हैं प्रशासन की जो इकाई है, कलचुरीकालीन प्रशासनिक इकाई। याद रखिएगा कलचुरी काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी वो मानी जाती थी ग्राम। ग्राम को प्रशासन की छोटी इकाई या फिर कलचुरी शासन काल की आत्मा आप बोल सकते हैं। इसका जो प्रमुख होता था उसको गौटिया कहा जाता था। गौटिया क्या है, गांव का प्रमुख। आप इसको गांव के सरपंच से इसको कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं। जिस प्रकार सरपंच का चुनाव होता है उसी प्रकार इसका भी गांव के लोगों के द्वारा इसका चुनाव होता था, ठीक है। गांव का जो सम्मानीय व्यक्ति था उसको गौटिया या फिर ग्रामीणी बना दिया जाता था। और ये सीधा साफ इस बात है कि ये जो है प्रजा के द्वारा निर्वाचित होता था। हर गांव में उस गांव का जो निवासी रहता था वो गौटिया पद का दावेदार हो सकता था। गौटिया पद होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर गांव का गौटिया बनने के लिए उस गांव का निवासी होना अनिवार्य था। तो इससे ये हमको पता चलता है कि ये जो कलचुरी काल है, कलचुरी कालीन में स्थानीय स्वशासन भी अवेलेबल था, जिसमें जनता के द्वारा जनता पर ही शासन होता था। गौटिया जो है ये गांव का प्रमुख होता था। अब जो बहुत सारे गांव हैं, लगभग आपके 12 गांव, यहाँ पे मैं आपको 12 गांव बना दे रहा हूँ। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव, 9 गांव, 10 गांव, 11 गांव और ये आपका 12वां गांव। इन 12 गांवों के समूह को याद रखिएगा, इनको कहा जाता था बरहो, बारहो या फिर तालुका। कहीं कहीं बरहो लिखा रहता है, कहीं बारहो और कहीं तालुका। इसके नाम से जाना जाता था क्या, 12 गांव के समूह। 12 अर्थात बारहो या बरहो या तालुका, ठीक। ये क्या था, 12 गांवों का समूह हुआ करता था। अब इस 12 गांवों के समूह में 12 अलग अलग क्या आएंगे, गौटिया आएंगे। हर गांव के अपने गौटिया रहेंगे या ग्रामीणी रहेंगे। वो क्या करते थे, इसके प्रमुख का चयन करते थे, इसका निर्वाचन करते थे, जिसको कहा जाता था तालुका प्रमुख या तालुकाधिपति या दाऊ के नाम जाना जाता था, ठीक है। 2 नाम मिलते हैं, तालुकाधिपति और दाऊ। ये कौन होते थे, तो ये 12 गांव के जो सरपंच हैं अर्थात तब के क्या गौटिया या फिर ग्रामीणी, वो इसको चुनते थे, ठीक है। तालुकाधिपति या दाऊ के को कौन चुनते थे, 12 गांव के गौटिया। और उनमें से जो नाम हट कर आता था, छट कर आता था, वो क्या बनता था, तालुकाधिपति या दाऊ। लेकिन याद रखिएगा ये आपके प्रजा इसको चुनती थी, प्लस इसमें राजा का अनुमोदन होता था। तो ये पद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रजा इसको बिठाएगी। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या जाना, गांव का जो प्रमुख होता है वो गौटिया होता है और 12 गांव का समूह जो होता है वो बरहो या तालुका, और इसका प्रमुख होता है तालुकाधिपति, जिसका भी निर्वाचन होता है। जैसे कि गांव प्रमुख को हम लोग सरपंच से कंपेयर किए थे, ये आप मान के चल सकते हैं बीडीसी। वर्तमान का जो पद है बीडीसी, ठीक है। बीडीसी पद में आपका ये तत्कालीन कलचुरी काल में तालुकाधिपति या दाऊ हुआ करता था। इससे ऊपर इकाई आती है जो बरहो से मिलकर बनती है। 7 बरहो का जो समूह होता है उसको गढ़ कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 7 बरहो आते हैं। एक बरहो में कितने गांव, तो याद रखिएगा 12 गांव। तो 7 बरहो में कितने होंगे, 84 गांव। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, एक गढ़ बराबर कितने गांव, तो याद रखिएगा एक गढ़ बराबर 84 गांव होते हैं। इस गढ़ के जो प्रमुख होते हैं उनको कहा जाता है गढ़ाधिपति या दीवान। अब ये गढ़ाधिपति या दीवान की भी नियुक्ति राजा प्लस प्रजा वाला कॉन्सेप्ट है, अर्थात 7 बरहों के प्रमुख हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तालुकाधिपति या दाऊ। उनके अनुसार से या फिर आपके गौटिया भी इसमें इंक्लूड रहेंगे।
इन सब लोग निर्वाचन में भाग लेंगे और किसको चुनेंगे? गढ़ाधिपति या दीवान को। और इसको स्वीकार कौन करेंगे? राजा करेंगे। जिसको स्वीकृत करेंगे कि ये आपका गढ़ाधिपति या दीवान बनेगा, तो वह जो व्यक्ति रहता है वो दीवान या गढ़ाधिपति पद पर नियुक्त हो जाता है। ये पद जो है गढ़ में होता था, अर्थात 84 गांव के समूह का एक गढ़ाधिपति होता था या दीवान होता था। क्लियर है? 84 गांव से राजस्व एकत्र भी कौन करता था? गढ़ाधिपति या दीवान। आप लोग इतिहास में सुनते हैं फलाना दीवान, ये दीवान, वो दीवान, तो वो वही दीवान है। ठीक है। अब गढ़ाधिपति में याद रखिएगा जो मुख्य बात यह है कि इनको हर प्रकार के जो अधिकार थे वो प्राप्त थे। एक गढ़ का एक राजा आप बोल सकते हैं। अब इनको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये वर्तमान के डीडीसी से ले सकते हैं। जैसे आपका जो ग्राम प्रमुख था वो सरपंच के वर्तमान का सरपंच मान सकते हैं, तालुका प्रमुख वर्तमान का बीडीसी, और गढ़ प्रमुख जो है वर्तमान का डीडीसी, जिसको गढ़ाधिपति या दीवान तत्कालीन समय में कहा जाता था। अब गढ़ से ऊपर एक इकाई आती थी जिसको हम लोग मंडल कहते थे। ठीक है। गढ़ से जो बड़ी इकाई होती थी कलचुरी काल में, इसको मंडल के नाम जाना जाता था। वर्तमान का आप विकास खंड ले सकते हैं। ठीक है। और इसके प्रमुख को कहा जाता था मांडलिक। मंडल प्रमुख को मांडलिक कहा जाता था, या कहीं कहीं इसको ये एक और नाम मिलता है मंडलेश्वर। मांडलिक या फिर मंडलेश्वर के नाम से जाना जाता था गढ़ के मंडल के प्रमुख को। क्लियर है? अब इस मंडल से भी ऊपर आता था, अर्थात जब मंडल में गांव की संख्या 1 लाख हो जाए, गांव की संख्या कितनी हो जाए? 1 लाख हो जाए, तो उसको हम लोग कहते थे जनपद या देश। कलचुरी काल में याद रखिएगा कुल 7 जनपद का उल्लेख है, 7 देश का उल्लेख है। अब ये आप बोलेंगे ये डेटा आपको कहाँ से मिला, 7 जनपद या 7 देश का उल्लेख? तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र और रत्नदेव द्वितीय के शिवनीराट ताम्रपत्र में इन 7 देशों का उल्लेख है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पहला है भट्टविल मंडल, दूसरा विहरा मंडल, तीसरा काकय मंडल, चौथा तमनाल मंडल, पांचवा भ्रमरवद्र मंडल, छठवां है तुम्माड़ मंडल और सातवां कोमो मंडल। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, कोमो मंडल की राजकुमारी नोनल्ला देवी से इनका विवाह हुआ, ऐसा हुआ, तो ये वही कोमो मंडल है। ठीक है। तो कुल कितने हमको जनपद या देश के बारे में पता चलता है? तो 7 जनपद या देश के बारे में, जिनकी जनसंख्या जो थी वो 1 लाख या उससे अधिक थी। ठीक है। 1 लाख गांवों का समूह जो होता था वो मंडल कहलाता था। अब इस मंडल में इसको जनपद या देश कहते थे जब 1 लाख या उससे अधिक हो जाता था, अर्थात ये वर्तमान का आप तहसील ले सकते हैं। मंडल जो था वो विकास खंड था और जनपद या देश वर्तमान का आप तहसील ले सकते हैं। ये 1 लाख गांवों का समूह हुआ करता था। इसके जो प्रमुख होते थे उनको महामंडलेश्वर कहा जाता था। याद रखिएगा, मंडल प्रमुख को मांडलिक या मंडलेश्वर कहा जाता था, जबकि जनपद प्रमुख को महामंडलेश्वर कहा जाता था। क्लियर है? इसके ऊपर आते थे विषय। विषय में जो है आपके 1 से अधिक महामंडल या फिर जनपद होते थे। ठीक। इस विषय को वर्तमान का आप जिला से ले सकते हैं। ठीक। इसके प्रमुख होते थे विषयपति। इसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? आपके चाहे मंडल के प्रमुख या फिर जनपद प्रमुख या फिर विषय प्रमुख की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी। इससे ऊपर जो सर्वोच्च इकाई आप मान सकते हैं कलचुरी काल में, वो आता था राष्ट्र। राष्ट्र वर्तमान का आप संभाग से ले सकते हैं और इसका जो प्रमुख होता था वो युवराज होता था। क्लियर है? इसको वर्तमान के संभाग आयुक्त से आप मान सकते हैं कि जो युवराज का पद था तत्कालीन समय में संभाग आयुक्त वाला पद था। तो प्रशासनिक इकाई में हम लोगों ने क्या जाना, सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। इसे कलचुरी प्रशासन की आत्मा आप बोल सकते हैं। इसका जो प्रमुख होता था वो गौटिया या ग्रामड़ी होता था। इससे ऊपर 12 गांव के समूह को बारहो या तालुका कहा जाता था या बरहो कहा जाता था, जिसके प्रमुख तालुकाधिपति होते थे। ठीक है। इससे ऊपर आता है जो 84 गांव का समूह या 7 बरहों का समूह, जिसको गढ़ कहा जाता था, अर्थात गढ़ाधिपति इसके मुखिया होते थे। गढ़ से ऊपर इकाई आती है मंडल। मंडल के प्रमुख को मांडलिक कहा जाता था या मंडलेश्वर कहा जाता था। उसके ऊपर आते हैं जनपद या देश। याद रखिएगा 7 जनपद का उल्लेख हुआ है। जनपद का नाम मैं आपको बताऊं तो ये जो जनपद है इसकी जनसंख्या 1 लाख गांव की होनी चाहिए। इस जनपद या देश के जो प्रमुख होते हैं उनको महामंडलेश्वर कहा जाता था। उसके ऊपर आते हैं विषय, जो वर्तमान का आप जिला ले सकते हैं। इसके प्रमुख तत्कालीन विषयपति होते थे और राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते थे, जो वर्तमान का आप संभाग से इसको ले सकते हैं। तो ये आपका संभाग, संभाग के अंदर में जिले, जिले के अंदर में तहसील, तहसील के अंदर विकास खंड, विकास खंड के अंतर्गत फिर ये अलग से 3 व्यवस्था थी। क्लियर है? अब चलिए समझते हैं प्रशासनिक पद में जो सर्वोच्च पद होता है वो होता था महाराज का, महाराज या फिर राजा।
ये जो महाराज या राजा का पद है ये संपूर्ण कलचुरी क्षेत्र के स्वामी हुआ करते थे, इनसे ऊपर कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक है तो राजा से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, कलचुरी क्षेत्र के संपूर्ण अधिकार एवं शक्तियां इनमें निहित होती थी। उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, ये इनका अधिकार था। ठीक है, जितने भी आपके उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित था? राजा के पास। इनका जो पद है, राजा का पद या महाराज का पद, ये पद वंशानुगत था। प्रायः राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है या फिर पटरानी का पुत्र है या अग्र महिषी या मुख्य रानी का जो पुत्र है वही राजा बनता था। इनकी सहायता के लिए अमात्य की नियुक्ति होती थी। अमात्य क्या है? तो वर्तमान के आप बोल सकते हैं मंत्री हैं। कलचुरी काल में उसको अमात्य का पद माना जाता था, जो मंत्री हुआ करते थे। इनकी जो पत्नी, मुख्य पत्नी होती थी या पटरानी जिसको बोले या अग्र महिषी जिसको बोले, उनको कहा जाता था महारानी। महाराज की पत्नी कौन होती थी? महारानी। यह राजा की मुख्य पत्नी या पटरानी या फिर अग्र महिषी होती थी। इनको भूमिदान देने का अधिकार प्राप्त था। अब जितने भी भूमिदान हुए हैं कलचुरी काल के ताम्रपत्र में, उस समय के तत्कालीन महारानियों का नाम उल्लेखित है। इसलिए हमको पता चलता है कि फलना राजा की पत्नी सोमल्ला देवी थी, इसकी पत्नी का नाम राजल्ला था, इसकी पत्नी का नाम नोलल्ला था। वो नाम हमको कहाँ से मिलता है? तो वो भूमि दान देने वाले जो ताम्रपत्र हैं वहां से प्राप्त होता है। उनका नाम यहाँ उल्लेखित होता था महारानी का। महारानी के जो पुत्र होते थे, ज्येष्ठ पुत्र, उनको क्या होता था? युवराज बनने का गौरव मिलता था, अर्थात इन्हें युवराज की माता होने का गौरव प्राप्त रहता था महारानी को। और भविष्य में जो युवराज हैं वो जब महाराजा बनते थे तो उन्हें राजमाता की पदवी प्राप्त होती थी। महारानी को ही राजमाता कहा जाता था क्योंकि राजा की माता है। अगले जो इनके पुत्र आएंगे जिनको कहा जाता है युवराज या फिर जिनको एक पद मिलता है राष्ट्रपति का, ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये राजा के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात पटरानी के पुत्र होते थे या मुख्य रानी आप बोल सकते हैं, या अग्र महिषी के पुत्र। इनका पद राष्ट्रपति का होता था। राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान के राष्ट्रपति नहीं, तत्कालीन कलचुरी काल में एक राष्ट्र होता था, उस राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता था। इन्हें अभिलेखों में महाराज पुत्र अथवा महाकुमार कहा गया है। ये राजा की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन प्राप्त करते थे, क्योंकि राजा इनको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे युवराज बनाकर। राजा के ज्येष्ठ पुत्र के अलावा बाकी जो अन्य पुत्र होते थे वो मंडल अधिपति या राज्यपाल के पद पर कार्य करते थे। दो अलग अलग नाम मिलते हैं, या तो मंडल अधिपति, मंडलाधिपति जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा राज्यपाल। इन दोनों के पद पर राजा के जो अन्य पुत्र रहते थे वो कार्य करते थे। अब राजा के सहयोग के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि राजा की सहायता के लिए अमात्य की नियुक्ति होती है। तो अब समझते हैं कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल, कौन कौन से मंत्री पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मंत्रियों को समझते हैं, जिसको कलचुरी काल में अमात्य के नाम जाना जाता है। अमात्य क्या होते थे? तो ये मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। और अमात्य में याद रखिएगा ये 8 मंत्रियों का समूह होता था। अमात्य, कितने अमात्य होते थे कलचुरी काल में? 8 अमात्य होते थे। जैसे अकबर के 9 रत्न हैं, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान हैं, उस टाइप के ये छत्तीसगढ़ में जो मंत्री थे कलचुरी काल में, उनको अमात्य कहा जाता था। 8 मंत्रियों का समूह। इनकी नियुक्ति ऐसे नहीं हो जाती थी, इनकी नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें थी। वो शर्तें आप फुलफिल करते हैं तो आपको मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता था। पहला चीज, नियुक्ति के लिए क्या शर्त थी? तो अमात्य बनने के लिए आपको प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, विशेष क्षेत्रों का अनुभव जैसे कला संस्कृति, अध्यात्म, युद्ध, विदेशी वार्ता, अर्थशास्त्र, इन सब का अनुभव होना चाहिए। आपका जो वंश है वो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होना चाहिए, और साथ ही आपकी जो लिंग है वो पुरुष होना चाहिए। महिलाओं को मंत्री पद प्रदान नहीं किया जाता था। साथ ही मंत्री पद के लिए या अमात्य पद के लिए आप में चतुर होना, बुद्धिमान होना, वाक्पटु, उत्साही, स्वामी भक्त, ये सब गुण विद्यमान होने चाहिए, तब आपको अमात्य का पद प्राप्त होता था। ये सभी नियम और शर्तें आप फुलफिल करते थे तब। इसके बाद आते हैं अमात्य से ऊपर जो रहते थे वो कहलाते थे महामात्य। महामात्य कुछ नहीं है, आपके जो अमात्य हैं इसमें एक प्रधान होता था, अर्थात प्रधान अमात्य या अमात्य का जो मुखिया होता था उनको कहा जाता था महामात्य। इनका उल्लेख पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी अभिलेख में होता है, और उनके अनुसार इनको सर्वाधिकारी का एक तमगा मिला हुआ था। ठीक है, एक टैगलाइन मिला हुआ था। महामात्य को सर्वाधिकारी भी कहा जाता था कलचुरी काल में। इनकी नियुक्ति की कुछ शर्तें थी, इनको भी सेम आपके अमात्य जैसी ही शर्तें फुलफिल करनी है, जैसे कि आपको प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, विशेष क्षेत्रों का अनुभव, कला संस्कृति, अध्यात्म, युद्ध, विदेशी वार्ता, अर्थशास्त्र, इन सब का अनुभव होना चाहिए। इनका जो वंश है वो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वंश का होना चाहिए, और साथ ही वंश परंपरा के अंतर्गत याद रखिएगा इनके जो पूर्वज हैं वो राजा में अमात्य या महामात्य या किसी पद पर कार्यरत रहे हो तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, ये चतुर, बुद्धिमान, वाक्पटु, उत्साही, स्वामी भक्त, ये सब गुण इनमें भी होने चाहिए, तो उनको प्रधान अमात्य या फिर महामात्य बनाया जाता था। अमात्यों के बीच से बनते थे, याद रखिएगा अलग से कोई पद नहीं था।
अमात्य जो होते थे उसमें जो प्रधान अमात्य बनता था वो महामात्य कहलाता था। जैसे टीचर में अध्यापक रहते हैं, उसमें एक मुख्य अध्यापक जो होंगे उनको प्रधान अध्यापक कहा जाता है, प्रधानाचार्य जिनको कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें है। अगला चीज हमको नाम मिलता है महामंत्री। ये सबसे बड़ा पद होता था राजा के बाद। याद रखिएगा, राजा, महारानी और युवराज के बाद अगर राज्य में सबसे बड़ा पद कोई होता था वो महामंत्री का होता था। ये राजा का सर्व प्रमुख अधिकारी था, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। हर छोटी बड़ी बातों के लिए राजा इनसे सलाह लेते थे। इनको मंत्री प्रधान अथवा नीति निमंत्रणकर्ता भी कहा जाता था। कलचुरी काल में दो मुख्य नाम मिलते हैं महामंत्री के, मंत्री प्रधान और नीति निमंत्रणकर्ता। इनकी नियुक्ति की शर्तें अमात्य और महामात्य के समान थी, लेकिन इनमें कुछ और खासियत देखी जाती थी। जैसे प्रशासन का एक लंबा अनुभव होना चाहिए। उनके में प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, लेकिन इनके में प्रशासन का एक लंबा अनुभव, अच्छा खासा, उनको हर एक चीज का एक से अधिक क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए। कला, संस्कृति, अध्यात्म, युद्ध, विदेशी वार्ता, अर्थशास्त्र, इसके अलावा और बाकी जो क्षेत्र आते थे, ठीक है, वास्तुकला, ठीक, खगोल विद्या, इन सब का इनको ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होना चाहिए और वो भी पुरुष होना चाहिए। साथ ही जो मुख्य विशेषता होती थी, नियुक्ति की शर्तें होती थी, ये ज्ञानी हो, दयालु हो और उदार प्रवृत्ति के हों। चतुर बुद्धिमान वाला गुण अगर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज्ञानी होने चाहिए, दयालु होने चाहिए और उदार प्रवृत्ति, और साथ ही स्वामी भक्त हों, राजा के प्रति वफादार हों। ये सभी गुण के अनुसार इनको राजा का राइट हैंड बनाया जाता था। याद रखिएगा, महामंत्री जो था वो राजा का राइट हैंड हुआ करता था। राजा, रानी और युवराज के बाद सबसे अधिक पावरफुल पद था कलचुरी काल में, तो वो था महामंत्री का। क्लियर है? आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो अभी लाइक को बैलेंस कर दीजिए। मैं बीच में नहीं डालता हूं, लेकिन आज डाल रहा हूं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब समझते हैं कलचुरी कालीन मुख्य अधिकारीगण कौन कौन से थे। अभी तक जितना हम लोगों ने देखा उसमें कलचुरी कालीन मंत्रियों के बारे में जाना, जो अमात्य थे, महामात्य थे, महामंत्री थे। अब समझते हैं कलचुरी कालीन मुख्य अधिकारीगण। इसमें जो पहला नाम मिलता है वो मिलता है महाध्यक्ष। महाध्यक्ष कौन है? तो कलचुरी कालीन सचिवालय के जो प्रमुख होते थे, आपके चीफ सेक्रेटरी जिनको बोलेंगे, वो कौन होते थे? महाध्यक्ष। इसके बाद दूसरा नाम मिलता है महाप्रतिहार का। महाप्रतिहार कौन है? तो ये संचार विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। इनका क्या कार्य होता था? तो दूसरे देशों के साथ पत्रवार्ता करना, शिक्षा से संबंधित गतिविधियों का प्रमुख माना जाता था महाप्रतिहार को। और साथ ही साथ इनके अंतर्गत यातायात विभाग जो प्रमुख है, गमागमिक, इनके नीचे कार्य करते थे। अर्थात गमागमिक के ऊपर कौन है? महाप्रतिहार है। अगला जो नाम मिलता है वो है महाप्रमात्र। महाप्रमात्र कौन है? तो याद रखिएगा, ये राजस्व की जमाबंदी विभाग के प्रमुख हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख कौन है? महाप्रमात्र। इंडियन रेवेन्यू सिस्टम जिसको IRS आप बोल सकते हैं, उसके हेड है मान के चलिए। अगला नाम मिलता है महासंधि विग्रहक। नाम से ही क्लियर है, संधि विग्रहक अर्थात विदेश मंत्रालय से संबंध रखेंगे। यहाँ नीचे मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, नीचे में मैं जो अलग से डाला हूँ, ठीक, विदेश मंत्रालय अर्थात ये विदेश विभाग के प्रमुख होंगे। ये क्या कार्य करते थे? तो युद्ध की स्थिति में दूसरे देशों के साथ संधि वार्ता करते थे। दूसरे देशों को युद्ध की स्थिति में सहयोग करना है नहीं करना है वो डिसाइड करके राजा को बताते थे। और इन्हें युद्ध या शांति का मंत्री भी माना जाता था। दो नाम मिलते हैं आपको, युद्ध का मंत्री और शांति का भी मंत्री, क्योंकि इन्हीं के कारण युद्ध टाला भी जा सकता है, शांति लाई जा सकती है। इनका नाम क्या था? महासंधि विग्रहक। इनका एक और नाम अभिलेखों मिलता है, वो नाम है महासंधि विग्रहाधिकरणाधिकृत। ठीक है, महासंधि विग्रहाधिकरणाधिकृत, ये नाम किसका है? महासंधि विग्रह का। तो आप इजिली वो कर लेंगे महासंधि विग्रह ऐसा करके, बाकी पूरा नाम ऐसा मिलता है। अगला नाम हमको सुनने को मिलता है महाकोटपाल। महाकोटपाल कौन है? तो ये होम मिनिस्ट्री के हैं, ठीक, गृह मंत्रालय के हैं। अर्थात किले या दुर्ग की सुरक्षा करने वाला जो मुख्य अधिकारी होता था। किले और दुर्ग, किला समझते हैं, उसी को दुर्ग भी कहा जाता था। किले की सुरक्षा में अलग अलग आपके क्या रहते थे? सिपाही रहते थे। उनमें जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था महाकोटपाल। ठीक है, इसके बाद अगला नाम मिलता है अधिकारियों में ही महापुरोहित। आप ध्यान दीजिएगा, महा जहां वर्ड यूज हो गया, जैसे महासंधि विग्रह, महाकोटपाल, महापुरोहित, ये सभी क्या है? सर्वोच्च अधिकारी होते थे उस पर्टिकुलर विभाग के। महापुरोहित कौन है? तो धर्म विभाग के सर्वोच्च अधिकारी या धर्म विभाग के प्रमुख। ये राजा का राज्याभिषेक का कार्य संपन्न कराते थे। राजा के संपूर्ण यज्ञों और धार्मिक कर्मकांडों के समय पूजा हवन का कार्य करवाते थे। ठीक, इसके अलावा मंदिर निर्माण, ग्राम दान तथा राजा को महत्वपूर्ण विषयों पर ये सलाह भी देते थे। आप बोल सकते हैं कि महापुरोहित जो थे ये राजगुरु थे। ठीक है, राजा के गुरु थे।
उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। कुछ भी चीज़ राजा को अगर उनसे सलाह लेना रहा तो वो राजा को सलाह देते थे। ये महापुरोहित या धर्म प्रधान कहलाते थे। जो भी दान होता था, ठीक, ग्राम दान हुआ या कुछ भी, तो दान पत्र का लेखा जोखा के लिए इनके नीचे एक अधिकारी आते थे जिसको दसमूली कहा जाता था या धर्मलेखी। उसको समझ लेते हैं। दसमूली या धर्मलेखी क्या है? तो दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। ये महापुरोहित या फिर धर्म प्रधान जो धार्मिक विभाग के प्रमुख थे उनका सहयोगी होता था। दो नाम मिलते हैं, एक धर्मलेखी मिलता है और एक अर्थलेखी मिलता है। अर्थलेखी अलग है, याद रखिएगा। धर्मलेखी कौन है? तो धार्मिक जो भी दान पत्र होंगे उनका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, इसको धर्मलेखी, या फिर एक और नाम मिलता है दसमूली। ये किसके अंतर्गत कार्य करते थे? तो महापुरोहित या धर्म प्रधान के सहयोगी हुआ करते थे। एक अगला नाम मिलता है महागमागमिक। ये यातायात विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। गमन करना, गमागमिक। तो महागमागमिक कौन है? यातायात विभाग के प्रमुख अधिकारी। अगला नाम है अधिकारी का, वो है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत जो है मुख्य सैन्य अधिकारी होते थे। अभी करंट में आप इसको CDS ले सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। CDS से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तत्कालीन कलचुरी काल में महाबलाधिकृत का जो पद था वो CDS वाला पद था। अर्थात ये जो थे मुख्य सैन्य अधिकारी थे। इन्हीं के अंतर्गत, याद रखिएगा, जो सेना थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। सेना कितने भागों में? 4 भाग, जिसको हम लोग चतुरंगिनी सेना बोलते हैं। एक थी पैदल, दूसरा रथ सेना, तीसरा हाथी सेना और चौथा घोड़ा सेना। पैदल, रथ, हाथी और घोड़ा, इन चारों प्रकार की सेनाओं के कारण कलचुरी की जो सेना मानी जाती थी वो चतुरंगिणी सेना कहते थे, ठीक है। तो इसमें हाथी के सेना अलग हेड होते थे, घोड़ा के अलग हेड होते थे, रथ वाले अलग होते थे, पैदल वाले अलग होते थे। और इन चारों के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था महाबलाधिकृत, ठीक है। इनको महासेनापति कहा जाता था। जब ये युद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे, जब लड़ाई के मैदान में होते थे, तो यही महाबलाधिकृत का पद जो है वो महासेनापति में कन्वर्ट हो जाता था। उन्हीं का एक और पद है, ठीक है। अगला नाम मिलता है हमको महाभंडागारिक। तो ये मुख्य राजकोष अधिकारी हैं। जितना भी राजस्व प्राप्त हो रहा है उसको ये अपना राजकोष में जमा करने का क्या करवाते थे? काम करवाते थे। जैसे भारत में RBI है, जितने भी कैश का लेन देन हो रहा है वो सब कौन रेगुलेट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके एक सहयोगी होते थे, उनका नाम होता था क्या? अर्थलेखी या कर्णिक। मैं आपको धर्मलेखी बताया था, याद होगा। धर्मलेखी अलग हैं, अर्थलेखी अलग हैं। धर्मलेखी को दसमूली कहा जाता था, अर्थलेखी को कर्णिक कहा जाता है। कर्णिक अर्थात लेखक, ठीक। तो ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी होते थे। और इनके ऊपर कौन होते थे? तो महाभंडागारिक, अर्थात जो राजकोष के प्रमुख अभी देखे थे RBI वाले। महाभंडागारिक या फिर राजकोष प्रमुख के जो सहयोगी होते थे उनको अर्थलेखी या फिर कर्णिक कहा जाता था। बैलेंस शीट मतलब कितने हमारे पास असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या कितना खर्च हो रहा है, कहाँ गांव दान दिए, कहाँ से कितना भू राजस्व वसूली हुआ, उस सब का लेखा जोखा जो है वो रखने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? अर्थ अर्थात पैसा होता है, अर्थशास्त्र देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो भी कैलकुलेशन करने वाला, अकाउंटेंट आप बोल सकते हैं। तो अकाउंटेंट वाला काम कौन करता था? अर्थलेखी या फिर कर्णिक। अगला जो पद हमको मिलता है अधिकारी का वो है महाछपटलिक। महाछपटलिक प्रमुख लेखा अधिकारी होते थे। यह भूमिदान संबंधी विवरण सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। कौन कौन सा दान, कौन कौन सा गांव किस ब्राह्मण को दान दिया गया, किस ग्राम में दान दिया गया, ये सारा जो लेखा जोखा है वो कौन रखते थे? महाछपटलिक, प्रमुख लेखा अधिकारी थे। महाछपटलिक कौन है? प्रमुख लेखा अधिकारी। इसके बाद अगला नाम मिलता है महाधर्माधिकरणिक। महाधर्माधिकरणिक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्याय अधिकारी हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप कंपेयर कीजिए। कलचुरी काल में जो चीफ जस्टिस होते थे, ठीक है, इनसे ऊपर सिर्फ राजा हुआ करते थे। तो जो CJI थे उनको ही क्या कहा जाता था? महाधर्माधिकरणिक, सर्वोच्च न्यायाधिकारी। इसके अलावा एक और पद आपको मिलता है वो है महाश्रेष्ठी। महाश्रेष्ठी कौन है? तो नगर के जो सबसे धनवान व्यक्ति होते थे उनको महाश्रेष्ठी कहा जाता था। नगर सेठ जो होते थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अंबानी। तो अभी इंडिया अगर कलचुरी काल वाला रहता तो अंबानी जी जो हैं ये क्या रहते? महाश्रेष्ठी रहते, ये उनका पद रहता। तो जितने भी नगर के सेठ रहते हैं उनको क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी कहा जाता था। ये थे कलचुरी काल के मुख्य अधिकारी। अब कलचुरी कालीन और अधिकारियों के नाम हमको सुनने को मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम है नैमित्तिक। नैमित्तिक कौन है? तो याद रखिएगा ये राज ज्योतिषी हुआ करते थे। भविष्य की घटनाओं को ज्योतिष के आधार पर बतलाने का कार्य करते थे। अगला नाम हमको मिलता है अधिकारियों में ही एक भीषक या फिर रोगहृत। रोगहृत से आप तात्पर्य समझ गए होंगे, रोगों को हरने वाला,
तो भीषक या रोगहृद जो है ये राजवैद्य का पद हुआ करता था कलचुरी काल में। इसके अलावा एक नाम मिलता है सोलकिक। सोलकिक जो है वो शुल्क या फिर कर संग्रहण करने का अधिकारी होता था। और याद रखिएगा ये सब जो कर संग्रहण करते थे ये भेजा जाता था भंडागारिक के यहाँ, जो राजकोष का अधिकारी होता है, तो ये भंडागारिक के अंदर कार्य करते थे सोलकिक। हर ग्राम में अधिकारियों में इनकी नियुक्ति होती थी सोलकिक की। सोलकिक के बाद अगला नाम मिलता है घट्टपत्ति या फिर तरपत्ति। तो घट्टपत्ति या तरपत्ति क्या है, तो ये नावों की देख रेख करने वाले अधिकारी हैं और उनसे ये टैक्स का कलेक्ट करते थे। जैसे मान लो एक नदी है, इस नदी से कोई नाव व्यापार करने के लिए आया, तो इस नाव से वो क्या लेंगे, यहाँ पे वो जब पार्किंग में लगाएगा तो उनसे वो टैक्स लेंगे, ठीक, पार्किंग का, और उनका देख रेख करेंगे उस नाव का, ताकि उस नाव को कोई दूसरा चुरा कर न ले जाए। ये वाला जो पद हुआ करता था इसको घट्टपत्ति या तरपत्ति कहा जाता था कलचुरी काल में। इसके बाद अगला जो पद आता है कलचुरी काल का ही अधिकारी, वो है आकाराधिकार पुरुष। ठीक है, आकाराधिकार पुरुष ये राज्य की खानों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, राज्य की खानों के प्रमुख अधिकारी को, खान अर्थात माइंस ना, याद रखिएगा। तो जो भी आपका माइंस खुदाई हो रहा है, ठीक है, पत्थर निकाले जा रहे हैं, चूना पत्थर निकाले जा रहे हैं और दूसरे जो खनिज हैं, उनकी जब खुदाई होती थी तो उनसे ये क्या लेता था, टैक्स वसूलता था। इसको क्या कहा जाता है, आकाराधिकार पुरुष कहा जाता था। अब समझते हैं कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था। देखिए जैसे इंडिया में हमारे यहाँ दो प्रकार की पुलिस होती है, एक आईपीएस कैडर की और दूसरी स्टेट पुलिस, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इस टाइप के जो कलचुरी कालीन व्यवस्था थी उसमें भी पुलिस था। पुलिस में सर्वोच्च जो पद माना जाता था वो माना जाता था दंडपासिक का। ये सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था जिसे दंड नायक भी कहा जाता था। दंडपासिक या दंड नायक एक ही पद है और सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है। इसको आप वर्तमान के डीजीपी से आप कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो दंडपासिक का जो पद था वो तत्कालीन डीजीपी का पद था। इसके बाद पुलिस में ही आपको दूसरा नाम मिलता है दुष्ट साधक। दुष्ट साधक अर्थात चोरों को पकड़ने वाला। दुष्ट साधक को एक और नाम मिलता है आपको कलचुरी काल में, चोरधनिक नाम से भी आप सुनते हैं, या फिर दुष्ट साधक। वो कौन है, तो आपकी पुलिस है जो चोरों को पकड़ती है। इनके ऊपर कौन रहेंगे, तो दंडपासिक रहेंगे। दंडपासिक के अंतर्गत दुष्ट साधक रहेंगे। इसके अलावा यातायात विभाग में महागमागमिक के अंतर्गत गमागमिक आते थे। गमागमिक कौन है, तो ये यातायात अधिकारी हैं। यहाँ से ये भी क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। जैसे हम लोग अभी सुनते हैं रोड टैक्स, तो ये सब जो टैक्स है ये वसूला जाता था। आप बोलेंगे ऐसी कहीं भी रोड में टैक्स ले लेते थे, तो जी नहीं। जब बाजार लगती थी तो उस बाजार के मार्ग में, यहाँ इस बाजार में एंट्री लेना है तो यहाँ पे टैक्स पटाना होगा। ठीक, गमागमिक जो यातायात अधिकारी है बाजार में एंट्री लेने का वो टैक्स लेता था। कलचुरी काल में ऐसा टैक्स होता था। ठीक है, तो गमागमिक यातायात जो भी आपके मवेशी हैं, गाड़ी है, उनके आने जाने पर ये क्या लेता था, टैक्स लेता था। इनको यातायात अधिकारी आप बोल सकते हैं। पद क्या था, गमागमिक। अगला जो अधिकारी का नाम मिलता है वो है चार्ट। याद रखिएगा, चार्ट जो है ये सिक्योरिटी वाले रहते थे, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करने वाले अधिकारी। और दूसरा नाम मिलता है भाट। भाट शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले हैं। भाट याद रखिएगा ये सब पुलिस के अंतर्गत ही आते हैं। चार्ट भाट जो है वो सैन्य अधिकारी के अंतर्गत ही आते हैं। भाट जो है वो शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, जबकि चार्ट जो है वो याद रखिएगा लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए है। अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो है, वो सिक्योरिटी गार्ड को आप चार्ट करके याद रख लीजिएगा, गार्ड अर्थात चार्ट। और जो भाट है, ये भाट याद रखिएगा आपके नगर सैनिक, अभी का आप ऐसे याद रख सकते हैं। नगर सैनिक जो होते हैं वो क्या है, भाट थे तत्कालीन पद में। इसके अलावा दो नाम और सुनने को मिलते हैं, पिसुन और वैत्रिक। पिसुन और वैत्रिक क्या थे, तो ये कलचुरी काल के स्पाई थे। ठीक है, अर्थात गुप्तचर। राजा को राज्य की घटनाओं से अवगत करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको कलचुरी काल में पिसुन और वैत्रिक के नाम से जाना जाता था। एक गुप्तचर होता था जो दिन की घटनाएं बताता था और एक होता था जो रात की बताता था। तो पिसुन और वैत्रिक जो हैं वो दो अलग अलग गुप्तचर की प्रणालियां हुआ करती थी। कौन सा दिन है कौन सा रात है इसका डेटा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या थे, गुप्तचर हुआ करते थे। अब जानते हैं कलचुरी कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी कैसी थी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। और इनके जो हेड होते हैं, सबके हेड ऊपर, सबसे ऊपर वो है सीडीएस। कलचुरी काल में भी हमारे पास कलचुरी काल में 4 प्रकार की सेनाएं पाई जाती थी और उन चारों के जो हेड होते थे उनको महासेनापति या मुख्य सेनापति कहा जाता था। ठीक है, इनका एक पद और होता था जिसको मैं पहले बताया था, महाबलाधिकृत। ये वर्तमान के सीडीएस से इनको कंपेयर कीजिए। अलग अलग 4 प्रकार की सेनाएं होती थी, पैदल, रथ,
हाथी और घोड़े की। इनके अंतर्गत महासेनापति के अंतर्गत जो पैदल वाले सेनापति थे उनको कहा जाता था महासाधनिक। महासाधनिक कौन है? तो ये सेनापति हैं कि इसके पैदल के। इसके अलावा रथ वाले को भी याद रखिएगा महासाधनिक ही कहा जाता था, जबकि अश्वसेना के जो प्रमुख होते थे उनको महाश्वसाधनिक कहा जाता था। अर्थात अश्वसेना प्रमुख कौन जो होते थे उनको क्या कहते थे? महाअश्वसाधनिक। और हाथी सेना वाले जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था महापीलुपति। ये हस्ती सेना के प्रमुख थे। तो आपको पता चल गया 4 सेनाएं थी। पैदल सेना के प्रमुख को क्या बोलेंगे? महासाधनिक। रथ सेना के प्रमुख को महासाधनिक, अश्व सेना के प्रमुख को महाअश्वसाधनिक, और हाथी वाले जो सेना या हस्ती सेना के प्रमुख को महापीलुपति के नाम से जाना जाता था। इसमें महापीलुपति का एक और नाम मिलता है अभिलेखों में, वो है महाप्रमत्तवार। महाप्रमत्तवार महापीलुपति को ही कहा जाता था कलचुरी काल में। और इतना जो आपको मैं डेटा बता रहा हूँ, इसका सोर्स कहाँ से आपको मिला, ऐसा बहुत लोगों के मन में डाउट रहेगा। तो मैं उसका जो ई बुक है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो सोर्स है पूरा सोर्स का ई बुक डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा कलचुरी काल का हर एक चीज़ वहाँ मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब समझते हैं कलचुरी कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। तो कलचुरी काल में जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था उसको कहा जाता था महाधर्माधिकरणिक। महाधर्माधिकरणिक कौन है? तो सर्वोच्च न्याय अधिकारी है, हम लोग इसको चीफ जस्टिस बोल सकते हैं। इस महाधर्माधिकरणिक के अंतर्गत एक पद आता था दांडिक, अर्थात प्रमुख न्यायाधिकारी। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन है? महाधर्माधिकरणिक। और उनके अधीन आते थे कौन? दांडिक। ये आपके क्या जिला एवं सत्र न्यायालय के आप बोल सकते हैं क्या? जज, जिला सत्र न्यायालय के जज। और जबकि वो महाधर्माधिकरणिक कौन है? हाई कोर्ट के जज हैं। ये ऐसा आप लोग मान सकते हैं। अब समझते हैं कलचुरी कालीन राजस्व व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में 2 नाम मिलते हैं, महाधर्माधिकरणिक और दांडिक। दोनों ही न्याय अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन? महाधर्माधिकरणिक। और प्रमुख न्यायाधिकारी कौन? तो दांडिक। राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो राजस्व में देखिए कलचुरी काल में जो कर व्यवस्था थी वो बहुत हद तक आपसे राजस्व लिया जाता था। जैसे कि मैं आपको बात करूं, कर व्यवस्था में क्या क्या कर लिया जाता था? भूमि कर, बाग बगीचा कर, वन कर, चारागाह कर, नाव कर, नदी घाट कर, आयात निर्यात कर, इसके अलावा खान कर और पशुओं की बिक्री पर कर। ये सब कर जो थे ये महत्वपूर्ण कर हुआ करते थे कलचुरी काल में। सबसे पहले बात करते हैं भूमि कर, जिसको हम लोग भू राजस्व के नाम से जानते हैं। जो भू राजस्व है ये कलचुरी शासकों की आय का प्रमुख साधन था। शासकों की आय का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था? भू राजस्व या फिर भूमि कर। इसी को हम लोग भूमि कर बोलेंगे। कलचुरी अभिलेखों में राजा को भाग भोग कर का उल्लेख मिलता है। राजा को भाग भोग कर कहा जाता था, अर्थात राजा जो है वो कृषि भूमि के उपज का 1/4 भाग से लेकर 12वें भाग तक भूमि कर के रूप में लेता था। और ये जो कर लेता था वही कर क्या होता था? भाग भोग कर। क्लियर है? किससे लेता था? तो धान के रूप में लेता था। कृषि उपज अर्थात धान्य के 1/4 से लेकर कितना? 1/12वां हिस्सा, इनके बीच में वो कर लेता था। अर्थात मान लो आपका 100 केजी धान हुआ तो उसका 1/4 अर्थात 25 केजी जो टैक्स के रूप में धान ले लेगा, वही जो 25 किलो धान ले रहा है वो कौन सा कर के रूप में ले रहा है? भाग भोग कर। क्लियर है? यही आपको मिलता है अभिलेखों में। भाग भोग कर कौन लेता था? राजा लेता था। कितना लेता था? तो 1/4 से लेकर 1/12 हिस्से तक का भूमि कर के रूप में लेता था। किस रूप में लेता था? तो धान के रूप में लेता था। याद रखिएगा, धान उस समय मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाता था, जो टैक्स है वो धान के रूप में लिया जाता था, धान्य। अब भूमि की माप कैसे हम लोग करते थे? तो याद रखिएगा, कर लेने के लिए भूमि की जो माप होती थी, इसके लिए भूमि का निर्धारण हलों की संख्या से की जाती थी। कितना जमीन है, अर्थात 2 बैल द्वारा जोती जाने वाली जो एक भूमि है उसको एक हल बोलते थे। आपके पास 2 बैल हैं, उस 2 बैल से आप पर्टिकुलर एक सीजन में जितना जमीन क्या कर सकते हैं? जुताई कर सकते हैं, वो एक हल होना चाहिए। अगर आपके पास 2 हल है, मान लीजिए आपके पास 2 हल है, तो आपको 2 हल के अनुसार टैक्स पटाना पड़ेगा। अब यहाँ निर्धारित जो किया गया था एक हल, वर्तमान स्थिति में देखें तो तत्कालीन कलचुरी काल में जो एक हल हुआ करता था वो 5 एकड़ जमीन मानी जाती थी। ठीक है, तो जिसके पास एक हल है अर्थात वो 5 एकड़ जमीन का मालिक है, और उससे उस 5 एकड़ जमीन में एक हल में उस कृषि उपज का 1/4 से लेकर 1/12 भाग तक क्या लिया जाता था? भाग भोग कर राजा के द्वारा लिया जाता था। क्लियर है? और इसके अलावा कुछ सिक्के कलचुरी काल में प्रचलित थे। कौन कौन से सिक्के? तो सिक्कों का मान जो था 2 अलग अलग मान मिलते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ।
येलो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको कम नाम है लेकिन इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सिक्कों में आप लोगों ने नाम सुना हो फूटी कौड़ी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, इस टाइप का नाम सुने हैं। तो 3 फूटी कौड़ी मिलकर बनती थी एक कौड़ी, 10 कौड़ी से मिलकर बनता था एक दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा आप लोग भी सुने होंगे, ठीक। इसके अलावा 2 दमड़ी से मिलकर बनता था एक ढेला, एक ढेला 1.5 पाई के बराबर होता था, अर्थात 2 ढेला जो है वो 3 पाई या फिर 1 पैसा बनता था। पाई पाई करके मैंने ये बनाया है, ऐसा बोलते हैं। तो वो जितने आपको मुहावरे मिलते हैं वो सिक्कों पर मिलते हैं। इसके बाद जो 4 पैसा होता है वो 1 आना, और 16 आना मतलब 1 रुपया, 16 आना सही बात है, ऐसा बोलते हैं 4 पैसा। तो अगर आप बोलें कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा, तो याद रखिएगा 1 रुपया बराबर 64 पैसा होता था तत्कालीन। अभी 1 रुपया बराबर कितना पैसा है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा है, अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो तत्कालीन समय में देखिए ये फूटी कौड़ी है, ठीक। 3 फूटी कौड़ी से मिलकर एक कौड़ी बनती थी, ये कौड़ी है। फूटी कौड़ी में टूटा हुआ 3 फूटा कौड़ी जो रहता था उसको एक जो बिना टूटा वाला कौड़ी है उससे रिप्लेस होता था। इसके बाद 10 जो कौड़ी होती थी उससे बनती थी क्या, एक दमड़ी, ये दमड़ी है। उसके बाद 2 दमड़ी से बनता था क्या, एक ढेला, ये वाला आपका क्या हो गया, एक ढेला बन गया। 2 दमड़ी से एक ढेला बना, 2 ढेले से 3 पाई या फिर 1 पैसा बना, ये आपका पैसा हो गया। और 4 पैसे से 1 आना, या फिर आप बोल सकते हैं 2 ढेला से 3 पाई, तो ये आपका पाई हो गया, 1 पाई, 3 पाई ऐसा रहेगा। 4 पैसा से 1 आना, और उसके बाद 16 आना का, 16 आने सही बात है ऐसा बोलते हैं ना, तो वो 16 आने से क्या हो गया, 1 रुपए हो गया। तो मापन की इकाई में हमको 2 मापन मिलते हैं, एक मिलता है 5 सेर बराबर 1 पसेरी और 8 पसेरी बराबर 1 मन। सिक्कों में देखिए ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप लोग, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी, 20 कोरी बराबर 1 दागोनी और 16 दागोनी मतलब 1 रुपया। जो आपको अच्छा लगे उसको देखिएगा, ठीक। ये था आपका राजस्व का अलग अलग पैमाना, कैसे हल हम लोग नापते हैं, क्या भाग भोग कर क्या होता है, ठीक। अब चलिए समझते हैं राजस्व की प्रमुख अधिकारी जो होते थे, जिनका नाम मिलता है महाप्रमात्र, ठीक है। ये राजस्व की जमाबंदी विभाग के प्रमुख होते हैं। इनको आप तहसील में राजस्व विभाग के प्रमुख कौन है, तहसीलदार हैं, उस टाइप के होते थे आपके राजस्व प्रमुख, ठीक। इनके अंतर्गत आते थे क्या, शुल्किक, जो टैक्स कलेक्टर थे। ये शुल्क या कर संग्रहण करने वाले अधिकारी होते थे। प्रत्येक गांव में शुल्किक अधिकारी पाए जाते थे, हर गांव में एक क्या था, हर ग्राम में एक शुल्किक अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा याद रखिएगा बाजार में सब्जी बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए एक अलग से टैक्स लिया जाता था जिसको कहा जाता था युगा। ये युगा क्या है, तो बाजार में सामान या सब्जी बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना या फिर परमिट। अब ये परवाना या परमिट कैसा होता है, आप इसको रट देते हैं, नॉर्मली समझिएगा। ये आपका क्या है, एक चबूतरा है, ठीक है, एक चबूतरा है। यहाँ पे इस चबूतरे पे एक व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पे बैठ गया और यहाँ पे अपना सब्जी बेचना चालू किया। यहाँ पे उसका सब्जी है कुछ भी, तो इस पर्टिकुलर चबूतरे का जो रेट है वो फिक्स रहता था। मान लो इस चबूतरे का जो रेट है वो 2 युगा है, टैक्स है। अब मान लो 2 युगा को हम लोग अभी रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक दिन सब्जी बेचना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। परवाना है या परमिट है, एक दिन का। तो इस टाइप का टैक्स लिया जाता था कलचुरी काल में सामान या फिर सब्जी बेचने के लिए। पर्टिकुलर एक एरिया रहता था बाजार में, वहां पे आप जाकर बैठ रहे हैं। आज भी आप देखेंगे जितने भी मार्केट जाते हैं, अगर सब्जी मार्केट जाते हैं, वहां बैठने के लिए चबूतरा रहता है और वहां पे पैसा कलेक्ट करने के लिए आदमी आते हैं। सेम चीज तब भी वो व्यवस्था थी, ठीक है। इस वाले टैक्स को कहा जाता था युगा, और 2 युगा बराबर 1 पौर होता था। अगर किसी व्यक्ति से 2 युगा टैक्स लिया जा रहा है, मतलब एक जगह से 1 युगा और दूसरे जगह से, इतना बड़ा एरिया वो लेके रखा है क्या के लिए, सब्जी और सामान बेचने के लिए, तो उससे क्या लिया जाता था, 1 पौर टैक्स लिया जाता था। अब 1 पौर क्या है, तो याद रखिएगा 2 युगा जो है इस टाइप के थे। 1 पौर जो है वो चांदी का एक सिक्का हुआ करता था। तो अर्थात आपका जब भी किसी व्यक्ति से 2 युगा टैक्स ले लिया गया, मतलब एक चांदी का सिक्का ले लिया गया, 1 पौर उनसे टैक्स ले लिया गया। अब ये पौर जो टैक्स है वो अलग अलग जीव जंतुओं के बिक्री पर भी लेते थे, सिर्फ सामानों की बिक्री या सब्जियों की बिक्री पर नहीं। जैसे घोड़े की बिक्री पर 2 पौर लिया जाता था, अर्थात 2 चांदी के सिक्के। हाथी की बिक्री पर 4 पौर कर लिया जाता था, मतलब 4 चांदी के सिक्के। इस टाइप का जो टैक्सेशन था वो कलचुरी काल में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब समझते हैं कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के जो शब्द हैं उसमें भी स्थानीय स्वशासन को
बहुत महत्व दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। कलचुरी काल में भी स्थानीय स्वशासन था। दो टाइप के मिलते हैं, एक मिलता है आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा मिलता है नगरीय स्थानीय स्वशासन। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है, इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको ग्रामकूट या ग्राम भोगी कहा जाता था, जबकि आपके नगरीय स्थानीय स्वशासन के प्रमुख को पुर प्रधान, याद रखिएगा जो नगर है इसको पुर कहा जाता था कलचुरी काल में। जितने भी आपको पुर दिखेंगे, ठीक है, आगे उस पर भी मैं बात करूंगा। तो नगर अर्थात पुर होते थे और इसके प्रमुख को पुर प्रधान कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन के लिए एक संस्था का निर्माण हुआ था गांवों में भी और नगरों में भी, जिसको कहा जाता था पंचकुल। पंचकुल संस्था जो थी वो कलचुरी कालीन स्थानीय स्वशासन की संस्था हुआ करती थी। इसमें बेसिकली आपके एक अध्यक्ष होते थे और 5 से लेकर 10 सदस्य होते थे। स्टार्टिंग में 5 से 10 हुए, बाद में इसके नाम में ही पंचकुल था तो 5 ही सदस्य, ठीक है, कुल 5 सदस्य और आपके एक क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। जो अध्यक्ष या फिर प्रमुख होते थे पंचकुल के, उनको महत्तम या फिर पांचकुलिक कहा जाता था। ये महत्तम और पांचकुलिक, पांचकुलिक वाला जो नाम है ये बहुत कम स्रोतों में मिलता है। पांचकुलिक किसको कहा जाता था, तो अध्यक्ष या प्रमुख को। एक नाम मिलता है महत्तम। दूसरा है आपका जो सदस्य होते हैं उनको महत्तर या महल्लक कहा जाता था और इनकी संख्या 5 से 10 होती थी प्रारंभ में, बाद में यह संख्या सिर्फ 5 रह गई। अब इसको याद कैसे करें, महत्तम और महत्तर, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख में क्या है, म है, महत्तम में म है, सदस्य में ये आपको देखिए आर टाइप दिख रहा है, ठीक, र टाइप, और यहाँ पे महत्तर। तो जो सदस्य रहेंगे वो महत्तर रहेंगे। सदस्य में ये सदस्य यहाँ ऐसा है, उसको ऐसा करके लिखिए, तो यहाँ र आपको विजिबल है। सदस्य जो रहेंगे वो महत्तर रहेंगे और प्रमुख जो रहेंगे वो महत्तम, ठीक, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। देखेंगे जो पंचकुल के प्रमुख होंगे या अध्यक्ष होंगे वो महत्तम होंगे और जो सदस्य होंगे वो महत्तर। इसके अलावा जो दूसरा नाम मिलता है, प्रमुख को पांचकुलिक कहा जाता है और सदस्य को महल्लक कहा जाता था। क्लियर है। अब यहाँ 2 नाम मिलते हैं, ग्रामकूट या ग्राम भोगी और पुर प्रधान। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो ग्रामकूट या ग्राम भोगी होते हैं ये ग्राम के प्रमुख अधिकारी होते थे पंचकुल नामक संस्था के। ये गौटिया के अधीन होते थे। याद रखिएगा, गांव का सबसे प्रमुख कौन है, अभी भी मैं आपको बताया, गांव का श्रेष्ठ अधिकारी कौन है, गौटिया, जिसको राजा की अनुशंसा प्राप्त है, जिसको टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त है, ठीक, जिसको जमीन प्राप्त होती है राजा से। तो गांव का सबसे प्रमुख कौन है, गौटिया या फिर ग्रामणी। उसके अंतर्गत आएंगे ग्रामकूट या फिर ग्राम भोगी, और उसके अंतर्गत आपके पंचकुल संस्था आती थी जिसके प्रमुख होते थे महत्तम या फिर पांचकुलिक, ठीक, और उसमें और सदस्य होते थे महत्तर या फिर महल्लक। तो कितनी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ देखिए हायरार्की जो था वो कितना प्यारा था। अगला जो नाम सुनते हैं वो है पुर प्रधान, जो नगरीय क्षेत्रों के क्या थे, नगर के प्रमुख अधिकारी थे। स्थानीय स्वशासन में गांव के प्रमुख अधिकारी को ग्रामकूट या ग्राम भोगी और नगर के प्रमुख अधिकारी को पुर प्रधान कहा जाता था। ये प्रजाधीप के अधीन होते थे। प्रजाधीप कौन है तो मैं आगे उसको भी बताऊंगा। नगर के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको प्रजाधीप कहा जाता था। वो गौटिया के इक्विवेलेंट होते थे नगरों में। तो देखिए जो पुर प्रधान है, इसी से मैं एक फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। जो पुर होता है, पुर का सामान्य अर्थ क्या होता है, नगर होता है। तो रतनपुर 5 भागों में बटा हुआ था। पहला है देवी खोल, दूसरा तुमान खोल, तीसरा नल खोल, चौथा वराह खोल और 5वां भैरम खोल। इसमें पुर शब्द जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नगर होता है। अब आप बोलेंगे पुर का अर्थ नगर होता है, अर्थात रतनपुर जो है ये नगर 5 भागों में बटा था और इस रतनपुर के प्रधान को क्या बोलेंगे, पुर प्रधान बोलेंगे, इस नगर के प्रमुख अधिकारी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं नगर का, रतनपुर, रायपुर, सिरपुर, जसपुर, बिलासपुर, महेशपुर, चंद्रपुर, तखतपुर, राजपुर। देखिए ब्रह्मदेव राय ने के पिता ने इसको रायपुर, ब्रह्मदेव राय के नाम से रत्नदेव ने रतनपुर। इसके अलावा तखत सिंह ने तखतपुर नगर बसाया, राज सिंह ने राजपुर नगर बसाया। तो ये जितने पुर हैं वो नगर थे, संस्कृत शब्द है, ठीक। और चूंकि कलचुरी काल में संस्कृत शब्द चलता था, इसके कारण ये जो आपके जितने पुर हैं उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था, पुर प्रधान कहा जाता था। अब ये किसके अधीन होते थे, तो प्रजाधीप के अधीन होते थे। अब समझते हैं कलचुरी काल के ग्राम अधिकारी कौन कौन से हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जिसे ज्येष्ठिका ग्राम कहा जाता था। गांव को क्या कहते थे, ज्येष्ठिका ग्राम। गांव का मुखिया जो है वो ग्रामणी या फिर पटकिल कहलाता था, जिसको गौटिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रामणी, पटकिल या फिर गौटिया कहलाता था। नगरों तथा गांव में 6 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। ये गांव के मुख्य अधिकारी होते थे, शीर्ष अधिकारी जिनको आप बोल सकते हैं। इसमें 6 अधिकारियों के नाम आपको मिलते हैं। पहला नाम है ग्राम नेता, दूसरा सहसाधिपति, तीसरा भागहर, चौथा लेखक या कर्णिक, 5वां है शुल्क ग्राहक और 6वां प्रतिहार।
अब ये कौन कौन से पद हैं उसको समझते हैं। जो ग्राम नेता होते थे ये ग्रामणी या पटकिल होते थे, अर्थात गांव के जो प्रमुख गौटिया। दूसरा पद सहसाधिपति का था, वो पुलिस अधिकारी होते थे, गांव के प्रमुख पुलिस अधिकारी, जिसको पटेल पद माना जाता था। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो भागहर है ये कर वसूल कर राजकोष में पहुंचाने वाले व्यक्ति होते थे। चौथा नाम मिलता है लेखक या कर्णिक का, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी होते थे। याद रखिएगा, ये कर्णिक पद जो है ये अर्थलेखी आपको मिलते हैं, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी होते थे। ठीक, बैलेंस शीट जो बनाते थे, वही काम आपके कलचुरी काल में ग्राम अधिकारियों में लेखक या कर्णिक कहलाते थे। ठीक है, ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे। शुल्क ग्राहक का जो कार्य है ये व्यापारियों से शुल्क ग्रहण करता था, जिसको हम लोग टैक्स कलेक्टर या फिर शुल्किक कहते हैं। और अंतिम जो था वो प्रतिहार नामक जो पद था, अधिकारी था, वो सिपाही या फिर चपरासी का कार्य करता था। इसमें संशय है कि वो सिपाही का कार्य करता था या चपरासी। ठीक है, इसको वर्तमान में आप कोटवार से आप इसको याद रख सकते हैं कि तत्कालीन समय में वर्तमान का कोटवार का पद हुआ करता था प्रतिहार नाम से। अब इसमें जो ग्राम नेता है या ग्रामणी या पटकिल है उसको समझते हैं। इसको कहा जाता था गौटिया या फिर ग्रामणी। ये गांव का प्रधान होता था। यह गांव के लोगों के द्वारा चुना जाता था, जिसे ग्राम के समस्त निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। इन्हें राजा के द्वारा गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क दिया जाता था। कृषि योग्य भूमि का कौन सा भाग? 8वां भाग निःशुल्क दिया जाता था। साथ ही इन्हें राजा द्वारा गांव की कुल भूमि का 16वां भाग दान आदि कार्यों के लिए दिया जाता था। कोई भी आप दान देते हैं गांव के ओर से तो वो 1/16 भाग में से 1 भाग आपको दान में दे दिया जाता था। क्लियर है? अगला नाम मिलता है जो नगर के प्रमुख होते हैं, जिसको कहा जाता है प्रजाधिप या फिर ग्रामिक। याद रखिएगा, गौटिया को ग्रामणी कहा जाता है, जबकि प्रजाधिप को ग्रामिक कहा जाता था। ये सेम आपके जैसे ग्राम प्रमुख थे वैसी नगर प्रमुख हुआ करते हैं। ठीक है, ये नगर प्रधान है, नगर के लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसे नगर के समस्त निर्णय लेने का इनको क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। नगरों में भी 6 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिनमें यह प्रधान अधिकारी होते थे। प्रजाधिप या फिर ग्रामिक कौन थे? प्रधान अधिकारी। इसके अलावा अन्य 5 अधिकारी जैसे सहसाधिपति, भागहर, लेखक कर्णिक, शुल्क ग्राहक और प्रतिहार, ये 5 अधिकारी इनके अंतर्गत कार्य करते थे। आशा है कि आपको कलचुरी काल के समस्त प्रशासनिक व्यवस्था, इनके अधिकारी गणों का बोध हो गया होगा, आपको समझा पाया होगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ जल्दी हो गया होगा तो आप फिर से एक बार रिवाइज करके देखिएगा, क्योंकि इतना डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है, थोड़ा लेंदी हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में एक नए वंश फड़ी नागवंश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।